इसराइल ने फ़लस्तीनियों पर जो मज़ालिम हैं उनका सिलसिला भी जारी रखे हुए है। हमने ये भी देखा था कि फ़ौरन से ये जंग शुरू करने के बाद रफ़ा क्रॉसिंग भी बंद कर दी गई थी। वहाँ से जो ह्यूमैनिटेरियन एड दाखिल हो रही थी उसका भी जो प्रोसेस है उसको सुस्त से सुस्त तरीन किया जा रहा है। ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक में भी मज़ीद सेटलमेंट्स कायम करने के हवाले से हमने देखा था कि सामने आ रही थी बातें। और अब इस्राएली पार्लियामेंट ने एक नया कानून पास किया है जिसके मुताबिक जो फ़लस्तीनी कैदी हैं उनको सज़ाए मौत भी दी जा सकेगी। इस फैसले की पूरी दुनिया में इस फैसले के हवाले से, इस बिल के हवाले से मज़म्मत सामने आ रही है, ख़ासतौर पर यूरोपियन कंट्रीज़ की जानिब से जो इसराइल के इत्तेहादी हैं। जर्मनी की बात की जाए, फ्रांस की बात की जाए, बरतानिया की बात की जाए, सब ने ही इस फैसले को, इस कानून को तनकीद का निशाना बनाया है। पहले ही एक जेनोसाइड का केस नेतन्याहू के ऊपर जारी है, लेकिन उसके बावजूद एक नया कानून वहाँ पर पास किया गया और उसको सेलिब्रेट किया गया, जिसको पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह से जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उन्होंने इसको सेलिब्रेट किया है कि जैसे कोई बहुत बड़ा माइलस्टोन उन्होंने अचीव कर लिया है। और जो कानून के माहिरीन हैं वो यही बता रहे हैं कि ये सिर्फ फ़लस्तीनी कैदियों के हवाले से ये फ़ैसला होगा और उन्हीं तक ये महदूद रहेगा। इसका इसराइली जो शहरी हैं उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसी पे बात करेंगे। सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट डॉक्टर उसामा शफीक ने हमें ज्वाइन कर लिया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया डॉक्टर उसामा। इस फैसले के हवाले से पहले तो ये मुतनाज़े कानून जो है वो पास किया गया और उसके बाद फिर शायद आपने वो मनाजिर देखे होंगे किस तरह से इसको सेलिब्रेट किया गया है। एक जानिब आप पूरी जेनोसाइड कर रहे हो, सीज़ फायर के बाद भी वहाँ पर मुसलसल हेल्थ केयर वर्कर्स तक को निशाना बनाने का सिलसिला जारी है और ऐसे में एक नया कानून पास करके मज़ीद और कितना जुल्म ढालेगा इजराइल फ़लस्तीनियों पर। बहुत शुक्रिया नीलम आपका। और इस हवाले से भी मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने एक ऐसे मसले को उठाया है आज कि जो कि बैनुल-अक़वामी मीडिया से लेकर हर किस्म के मीडिया में इतना ज़्यादा तरीक़े से डिस्कस या हाईलाइट नहीं हुआ जिस तरीके से उसको डिस्कस होना चाहिए था। जहाँ तक बात यह है कि जो सज़ाए मौत का कानून उन्होंने बनाया है इसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ फ़लस्तीनियों को ही सज़ाए मौत दी जाएगी। कोई भी इसराइली शहरी या यहूदी आप जिसको कह लें वो इसमें शामिल नहीं हो। दूसरी सबसे अहम बात यह है कि जो इसकी सिग्निफिकेंस में बहुत ज़्यादा इजाफा करती है कि ये बिल जो है, जो इनके सिक्योरिटी मिनिस्टर हैं जिसको होम सेक्रेटरी कह सकते हैं या पाकिस्तान में वज़ीर दाखिला कह सकते हैं, इतमार बिन गवेर, उन्होंने और उनकी पार्टी ने प्रपोज़ किया। तो इसका मतलब ये है कि रियासत की सतह पर एक ऐसा कानून बनाया जा रहा है जिसकी मिसाल कहीं भी नहीं मिलती। और ये नाज़ीज़ की तरह एक नस्ल पसंदी की, नस्ल परस्ती की एक ऐसी काविश है कि जिसको आप हिटलर से तो जोड़ सकते हैं लेकिन महज़िब दुनिया में किसी मुल्क से इसको नहीं जोड़ सकते। और इसका लामहला अंजाम यही होगा कि इसके नतीजे के अंदर जो तकरीबन 9,300 जो फ़लस्तीनी इसराइली जेलों में क़ैद हैं उनके ऊपर इस कानून का इतलाक़ किया जाएगा और इसके नतीजे में ना उनकी कोई फेयर ट्रायल होगा बल्कि मिलिट्री ट्रायल होगा। मिलिट्री कोर्ट्स ट्रायल करेंगे और 90 दिन के अंदर उनको बग़ैर किसी अपील का हक़ दिए इस ट्रायल को मुकम्मल किया जाएगा। उसके बाद उनको हैंग कर दिया जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि ये कानून जो है न सिर्फ अक़वाम आलम के लिए एक चैलेंज है बल्कि उन ममालिक के लिए भी एक चैलेंज है जो इसराइल को अब तक सपोर्ट करते हुए आए हैं और वो इसराइल के बहुत सारे जवाब उस सपोर्ट के पेश करते थे। अब इस कानून के बाद उनके लिए भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि वो किस लिहाज से इसराइल को सपोर्ट कर सकते हैं। या तो वो खुल के इस बात का ऐलान करें कि इसराइल जैसी भी नस्ल परस्त रियासत है, जिस किस्म की भी दहशतगर्द रियासत है, हम उसको हर हाल में सपोर्ट करेंगे तो फिर बात समझ में आती है। वरना महज़िब दुनिया का कोई मुल्क जो इंसानी हुकूक़ के ऊपर यकीन रखता हो वो इस इक़दाम को या इस कानून को कभी भी मेरे ख़्याल से वो तस्लीम नहीं कर सकते। डॉक्टर उसामा, यही तो प्रॉब्लम है कि सज़ाए मौत का कानून आपको पता है कि बहुत ज़्यादा मुतनाज़ समझा जाता है। अगर हम मग़रबी ममालिक की बात करें, यूनाइटेड नेशंस की बात करें, और ऐसे में इज़राइल में और जब इंटेंशंस भी क्लियर हों, जब सेलिब्रेशंस भी नज़र आ रही हों, विल क्या है वो भी नज़र आ रही हो और ख़ुद कानूनी माहिरीन बता रहे हों कि इसका इतलाक़ सिर्फ फ़लस्तीनी कैदियों
کے لیے ہوگا؟ آپ کو لگتا ہے کہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ انٹرنیشنل میڈیا پہ تو اس کی کوئی خبر ہی بھی کوئی خاص نظر نہیں آ رہی، اس کے اوپر کوئی کوشش کرے گا؟ کوئی کہنے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ شاید جو اسرائیل کی سپریم کورٹ ہے اس میں اسٹل مطلب پارلیمنٹ سے قانون بننے کے بعد بھی اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ اسرائیل کی سپریم کورٹ کے اندر ویسے ہی اتنے مسائل موجود ہیں اس وقت کہ جو کہیں ایڈریس ہی نہیں کیے جا رہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ایسی قانون سازی کر دی گئی ہے وہاں پہ اسرائیل کے اندر کہ سپریم کورٹ کا ہی انہوں نے ناطقہ بند کر دیا ہے۔ گزشتہ دنوں میں بھی بہت ساری ان کی پارلیمنٹ کے اندر ایسی تقاریب ہوئی، خاص طور پہ جو پریزیڈنشل ایڈریس ہوتا ہے اس میں بھی سپریم کورٹ کے جو جج چیف جسٹس ہیں ان کو دعوت نہیں دی گئی۔ دوسرا یہ کہ اسرائیل کے اندر خود اتنی قانون سازیاں کر دی گئی ہیں کہ اس کو چیلنج کرنا سپریم کورٹ میں بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ آیا اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا بھی جا سکے گا اور کیسے کیا جا سکے گا، اور سپریم کورٹ اگر فیصلہ بھی دیتا ہے اس حوالے سے تو اس فیصلے کی وقت کیا ہوگی، حکومت اس کو فیصلے کے اوپر اس کا اطلاق کرے گی یا نہیں کرے گی۔ آپ اسرائیلی سپریم کورٹ کو تو چھوڑ دیجئے، آپ بین الاقوامی عدالتوں کے چیزوں کو دیکھ لیجئے کہ جب وہ بین الاقوامی عدالتیں ایک فرد کو جو کہ اسرائیل کا وزیر اعظم ہے اس کو ملزم قرار دیتی ہے نسل کشی کا، اس کے اوپر کوئی کام نہیں ہوتا، اس کے وارنٹ جاری ہوتے ہیں لیکن وہ پوری دنیا میں دندناتا پھرتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیل کی سپریم کورٹ سے بھی کوئی آپ کو زیادہ توقع نہیں رکھنی چاہیے، جس قسم کی وہاں پہ قانون سازیاں ہو چکی ہیں سپریم کورٹ کے اس طرح پر کتر دیے گئے ہیں، تو اس کے بعد مجھے اس بات کا کوئی اندیشہ نظر نہیں آتا کہ اسرائیلی سپریم کورٹ اس کے اوپر کوئی ڈیسیجن دے، اور ڈیسیجن دے بھی تو اس کے اوپر کہیں نہ کہیں عمل درآمد ہو سکے۔ آپ یہ بتائیے گا کہ کچھ لوگوں نے جب ایران کی جنگ شروع ہوئی تھی تو آبویسلی وہ اپنی جگہ ایک بہت سیریس جنگ ہے، لیکن کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ جو جینوسائیڈ جاری ہے غزہ میں اس سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہے، کیونکہ وہاں پہ بھی کمپلیٹ فیلئر ہے امریکہ کا، چاہے وہ پیس بورڈ بنا دے یا سیز فائر کرا دے یا جو بھی کرا دے، لیکن وہ سیز فائر پہ بھی آج تک کوئی عمل درآمد ہوتا ہوا باقاعدہ نظر نہیں آیا، اس کے بعد بھی وہاں پر حملے جاری رہے ہیں۔ آج ہی جو نئے اعداد و شمار آئے ہیں غزہ میں خواتین کے حوالے سے، بتایا جا رہا ہے کہ 57,000 ایسے گھرانے ہیں کہ جس میں کوئی میل سربراہ رہا ہی نہیں ہے، مطلب وہاں پہ صرف خواتین ہی رہ گئی ہیں، انہوں نے وہ واحد بریڈ ارنر ہیں اب اپنی فیملیز کی، اور 28,000 سے زیادہ خواتین اور لڑکیاں آلریڈی ماری جا چکی ہیں اس جنگ میں۔ بچوں کے حوالے سے جو صورتحال ہے وہ بھی 20,000 سے زائد بچے جو ہیں وہ شہید کیے جا چکے ہیں، اور ابھی آپ نے ایک ایسی خبر آپ نے بھی یقیناً پڑھی ہوگی جس کو ویسٹرن میڈیا نے بڑا چھپانے کی کوشش کی ہے، بہت کوئی ایک ہفتے بعد ان کو یاد آئے کہ ایک چھوٹے سے بچے کو جو کہ چند ماہ کا بچہ ہے، اس کے والد کو پکڑنے کے لیے، ان کو ٹارچر کرنے کے لیے چھوٹے بچوں کی بچے کی جو ٹانگیں ہیں اس پہ سگریٹ لگائی گئی ہیں، اس کے جو زخم ہیں وہ پوری دنیا کے سامنے آ گئے، اس کے اوپر بھی انٹرنیشنل کمیونٹی خاموشی دکھائی دے رہی ہے۔ دیکھیں، جہاں تک بات ہے کہ ایران کے اوپر جنگ اس وجہ سے شروع کی گئی کہ غزہ کے اوپر سے نسل کشی کی توجہ ہٹائی جائے، تو بالکل اس بات کا شواہد موجود ہیں، اور جتنی باتیں آپ نے بیان کی ہیں بالکل غزہ کے اندر ایسی ہی صورتحال ہے، اور غزہ کا نصف سے زیادہ ابھی تک جو ہے وہ اسرائیل کے کنٹرول میں ہے۔ جو بارڈرز بلاک بنائے گئے تھے ان کو وہ بار بار پش کر رہا ہے اور اپنی جگہوں کو بڑھا رہا ہے۔ جو انٹرنیشنل پیس فورس بننی تھی اس کے اوپر کچھ نہیں ہو سکا۔ رفا بارڈر کی کراسنگ کو انہوں نے کئی دن بند رکھا ایران کی جنگ کے بعد، اس کو تقریباً کوئی 25 دن کے بعد انہوں نے کھولا ہے، اور اس سے بھی فوڈ سپلائز اور دیگر کا معاملہ جو ہے وہ بہت بیئر منیمم کے اوپر ہے۔ دوسری طرف آپ یہ دیکھیے کہ جو کچھ اس وقت بیت المقدس میں ہو رہا ہے، یعنی کہ جنوبی کنارہ جس کو کہتے ہیں، جہاں پہ مسجد اقصیٰ موجود ہے، وہ بھی کچھ کم نہیں ہے۔ یعنی کہ اس دوران جو ہے ایک طرف تو ایران کے ساتھ جنگ موجود ہے، اور دوسری طرف بیت المقدس میں جنوبی لبنان میں پوری کلینزنگ کرا دی گئی ہے، صفائی کرا دی گئی ہے، اور اس کے شواہد پورے بین الاقوامی میڈیا کے اندر موجود ہیں۔ اور اسرائیل کے سابق وزیر اعظم ایہود المرٹ نے خود ایک خط لکھا ہے یو این کو اور امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو کہ وہ اس کے اندر جس طریقے سے جنونی، انہوں نے جو لفظ استعمال کیے وہ میں یہاں پہ کوٹ کرنا چاہتا ہوں، انہوں نے کہا جس طرح جنونی یہودی مسلم آبادی کو بیت المقدس سے بے دخل کر رہے ہیں، وہ ایک نسل کشی کی ایک کوشش ہے۔
तो आप ये देखिए कि इसराइल का जो वज़ीर आज़म है, साबिक़ वज़ीर आज़म, वो भी इस बात की गवाही दे रहा है। इसी तरह इसराइली आर्म फोर्सेस के साबिक़ फ़ौजियों ने इस ख़त के अंदर एक और ख़त लिखा है, जिसके अंदर उन्होंने होम मिनिस्टर को, यानी कि वही इतमार बिन गवैर को और बाकी लोगों को, इसराइली हुकूमत को इस बात का मोरिद इल्ज़ाम ठहराया है कि उनकी मौजूदगी के अंदर जुनूनी यहूदी मुसलमान आबादियों पे हमले कर रहे हैं। और अब तक की इत्तलात के मुताबिक सिर्फ जुनूबी लबनान से, यानी कि यहाँ पे लड़ाई चल रही है, तकरीबन 1.5 मिलियन लोग, 15 लाख लोग बेदखल कर दिए गए। बैतुल मक़दस के अंदर कहा यह जा रहा है कि 80% मुस्लिम घरानों को उनके घर छोड़ने पे मजबूर कर दिया गया, उनके घरों को बाकायदा तौर पे मसमार किया जा रहा है और इसराइली कोर्ट्स उनकी मसमारी के ऑर्डर भी जारी कर रहे हैं। तो ये 3 फ्रंट के ऊपर लड़ाई जारी है। एक तरफ ईरान की लड़ाई जिसको पूरी दुनिया तवज्जो दे रही है, दूसरी तरफ बैतुल मक़दस जुनूबी किनारे के अंदर जो कुछ हो रहा है, और इसी तरीके से जो इसराइल अपनी बाउंड्रीज़ को एक्सटेंड कर रहा है। और बाकायदा तौर पे इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने अब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का ऐलान किया है कि जुनूबी लबनान का जो इलाका है दरिया लतनी तक, वो उसको छोड़ेंगे नहीं बल्कि उसको बफर जोन बनाएंगे। डॉक्टर सामा, यही सवाल आपसे करना चाह रही हूँ कि ये ग्रेटर इसराइल का जो मंसूबा है, जो नक्शा है, काफ़ी अरसे से हर जगह अवेलेबल है। अगर कोई और कंट्री को, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान, अगर अपना नक्शा चेंज कर ले और उसमें इंडिया के भी कुछ इलाके शामिल कर ले, तो वो एक्ट ऑफ एग्रेशन के तौर पर देखा जाएगा, या इंडिया कोई भी दूसरा। इसराइल अलल ऐलान अपने जो अज़ाइम है वो बता भी रहा है और अपने अज़ाइम पे बड़ी तेज़ी से अमल जारी भी है, क्योंकि अब तो समझ भी नहीं आ रही कि ग्रेटर इसराइल मंसूबा अभी शुरू होना है या अब ऐसा लगता है कि तकमील के अपने मराहिल में है, क्योंकि शाम से कोई रेजिस्टेंस नहीं है। लेबनान के हवाले से उनकी भी बैकबोन जो है वो तोड़ दी गई है, ब्रिजेस वहाँ पे तोड़े जा रहे हैं। जॉर्डन, बाकी जो खलीजी ममालिक हैं जिनकी मईशत कुछ मजबूत थी, वो वैसे ही डूब गई है इस जंग में। तो ये ग्रेटर इसराइल का जो मंसूबा है, आपको कितने अरसे में कामयाब होता नजर आ रहा है? देखिए नीलम, मेरा ख्याल में ग्रेटर इसराइल तो बन चुका है और सिर्फ वो अपनी बाउंड्रीज को इस्टेब्लिश कर रहे हैं। यानी कि मैंने पिछली दफ़ा भी आपसे ये बताया था कि शाम की गोलान की पहाड़ियों के ऊपर उनका कब्ज़ा है, जुनूबी लबनान के ऊपर उनका कब्ज़ा है, जॉर्डन अमलन उनकी एक रियासत है। अच्छा जी, आप वेस्ट बैंक के अंदर चले आएँ तो वेस्ट बैंक के अंदर मैंने आपको सूरत हाल बता दी है कि ख़ास तौर पे बैतुल मक़दस, जिसको ख़ुद यूएन ने इंटरनेशनल सिटी तस्लीम किया है, जिसके ऊपर मुसलमानों का हक़ तस्लीम किया है, वहाँ पे 80% घरानों को उन्होंने बेदखल कर दिया है और ये सिर्फ 2 से 3 साल के अंदर ये काम हुआ है। इसके अलावा आप फिर गज़ा के अंदर चले जाएँ, गज़ा का आधा से ज़्यादा हिस्सा उनके कब्ज़े में है। तो ग्रेटर इसराइल तो बन चुका है, इसमें कोई दूसरी राय मौजूद नहीं है कि ग्रेटर इसराइल नहीं बना है। और ग्रेटर इसराइल को अब इसकी सरहदों को इस्टेब्लिश करने की बात की जा रही है कि उसकी सरहदों को वसअत देकर बाकायदा तौर पे अपना फ़ौजी कब्ज़ा और तसल्लुत उसके ऊपर जमाया जाए। जहाँ तक बात है बैनुल अक़वामी क़वानीन की और इंसाफ की, तो मैं तो ये कहता हूँ कि बैनुल अक़वामी क़वानीन और इंसाफ इस वक्त ख़त्म हो चुके हैं। अब जंगल का कानून है और जो ताकतवर होगा वो इनसे वापस ले लेगा। यही वजह है कि मैं कोट करना चाहूँगा कि इसराइली साबिक़ फ़ौजियों की तंजीम ने इसी के ऊपर ख़त लिख के इसराइली हुकूमत को आगाह किया है कि फ़लस्तीनी जो है वो उन ज़मीनों से बेदखल तो किए गए हैं, लेकिन वो इतने ज़्यादा नंबर्स में आ गए कि उन्होंने वापस पलट कर हमले करने शुरू किए। उन्होंने तो खैर किसी और तनाजुर में लिखा है कि उन्होंने कहा कि आप एक और हमास और एक और अल-फतह और एक और हिज़्बुल्लाह को यहाँ पे जन्म दे रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि जब वो पलट के हमले करेंगे तो फिर उसके बाद उन्होंने एक कानून यहाँ पे बना लिया है कि जिसके नतीजे के अंदर उनको कानूनी तौर पे मौत की सज़ा दी जाएगी। तो ये पूरा एक फ्रेमवर्क है जिसके अंदर रियासत काम कर रही है और रियासत अपने जत्थों के साथ काम कर रही है और अमेरिका इसकी सरपरस्ती कर रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि बैनुल अक़वामी क़वानीन के हवाले से ये बहुत दिगरगूं सूरत हाल है। मगरबी ममालिक जो आज तक इसराइल को सपोर्ट करते हुए आए हैं, सिर्फ फ़लस्तीन का नाम उनको कबूल करने के अंदर 108 साल लगे, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। जब तक आप इसराइल की मनमानियों को नहीं रोकेंगे वहाँ पे कोई अमन का क़याम मुझे नज़र नहीं आता। और मुझे लगता है कि बैतुल मक़दस के अंदर, यानी कि जुनूबी किनारे के अंदर, गज़ा से बड़ी खाना जंगी, या आप ये समझ लीजिए कि एक तशद्दुद उभरेगा कि जिसके नतीजे के अंदर शायद हम गज़ा को भी भूल जाए। डॉक्टर उसामा, ये बताइए कि अमेरिका तो इजराइल के साथ खड़ा है, चाहे अमेरिकी सदर की अपनी पोजीशन ही कमज़ोर हो चुकी है अमेरिका में,
यूरोप और बरतानिया, यहाँ से आपको लग रहा है कि कोई स्ट्रॉन्ग अलायंस या कोई नया अलायंस यहाँ पे बन सकता है? बरतानवी वज़ीर आज़म ने जो खिताब किया है, उन्होंने कहा है कि 35 ममालिक का जो इजलास है वो होस्ट करने जा रहा है बरतानिया, और एक नया अलायंस बनेगा जो अपनाए हुर्मुज़ खुलवाने के हवाले से भी उसमें फ़ैसले किए जाएंगे। आपको लगता है कि ये क्लियर कट अब यूरोप और बरतानिया एक डिफरेंट साइड पे खड़े दिखाई देंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तो नेटो अलायंस को भी उसमें से निकलने की भी बात कर चुके हैं? जी बिल्कुल नीलम, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अमेरिका और यूरोप के अब रास्ते जुदा हो चुके हैं। और मेरे ख्याल में कि यूरोप जो है नई ताकत के उभरने तक किसी का पार्ट एंड पार्सल नहीं बनेगा। वो ये समझेगा कि जिस ताकत को उभरना है, जिसका मतलब चीन है, उसको उभरने का मौका दिया जाए, और जो उनके साबिक पार्टनर्स थे उनकी तरफ जो सर्द मेहरी है, उसके बाद वो उनका हिस्सा बनने के लिए तैयार नहीं है। जहाँ तक आपने बात की है 35 ममालिक की जानिब से कुछ गज़ा के अंदर या अहले फ़लस्तीन के अंदर कुछ हो सकती है पेशरफ, तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी पेशरफ्त होगी। हाँ, आबनाए हुर्मज़ उनकी क्योंकि माशी शहरग है पूरी दुनिया की, कि जिसकी वजह से दुनिया के अंदर एक बहरानी कैफियत है, उसके ऊपर तो उनका सबसे ज़्यादा फोकस होगा। लेकिन जहाँ तक फ़लस्तीन का मसला है, अहले गज़ा का और जनूबी किनारे का मसला है, तो उसके अंदर मुझे सिर्फ मगरिब के अंदर एक वाज़े तौर पे जो आवाज़ नज़र आती है वो स्पेन की नज़र आती है, जिसका मौक़िफ़ बहुत कैटेगोरिकल है, और स्पेन की इकॉनमी भी बहुत ज़्यादा मजबूत है। तो सिर्फ स्पेन ही एक ऐसा मुल्क नज़र आता है कि जो इस हवाले से बुलंद आहंग से बात कर रहा है। बाकी इस मसले को या तो मगरिब में रहने वाले मुसलमान, इंसानी हुकूक के कारकुनान और इस्लामी ममालिक को मिल के हल करना होगा, वरना ये मसला जो है ये 35, 36, 38 ममालिक से हल नहीं हो। सही। डॉक्टर साहब, बरतानिया की पोजीशन आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि यहाँ पे भी हमने देखा कि गुज़िश्ता जो हफ्ता है उसमें काफ़ी अरसे के बाद एक बड़ा यहाँ पे मार्च हुआ है, जिसमें फ़लस्तीन के लिए भी आवाज़ उठाई गई, ईरान के लिए भी आवाज़ उठाई गई, और फिर हम देखते हैं कि बरतानवी वज़ीर आज़म की भी स्टेटमेंट इस मौके पे तो क्लियर है कि वो डोनाल्ड ट्रंप की शुरू की गई जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहते। लेकिन हिस्टोरिकली हमेशा यही देखा गया है कि अमेरिका ने जहां कदम रखा है, बरतानिया ने वहां रखा है या रखना पड़ा है। आपको लगता है कि मईशत, आपने कहा स्पेन की मजबूत है, बरतानिया की तो अभी खुद भी स्ट्रगल कर रही है ब्रेक्जिट के बाद, इस पे चल पाएंगे ऐसी पॉलिसी पे, इंडिपेंडेंट पॉलिसी जो कि अमेरिका से अलग हो? जी बिल्कुल, देखिए मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ किया है कि इस वक्त जो सूरत हाल है पूरे दुनिया के अंदर, एक ताकत गिर रही है और दूसरी ताकत उभर रही है। तो आपको ये पता है कि गिरती हुई ताकत के साथ कोई भी नहीं जाना चाहता, वो उभरती हुई ताकत के साथ ही लोग अपने आप की पोजीशन को अलाइन करना चाहते हैं। बरतानिया का मसला ये है कि बरतानिया ने अमेरिका के साथ एक अरसे तक, यानी कि दूसरी जंग अजीम के बाद से वो उसका लिटिल पार्टनर रहा है बरतानिया। लेकिन बरतानिया को अब कुछ अमेरिका से हासिल होता हुआ नज़र नहीं आता, बल्कि अमेरिका उनकी लायबिलिटी बन चुका है। और वज़ीर आज़म का, बरतानवी वज़ीर आज़म सर केयर स्टारमर का जंग में ना जाने का मसला भी ये है कि वो ये समझते हैं कि हमें अपने मुख्तलिफ फ्रंट्स खोल कर अपने लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा नहीं करनी चाहिए। जो माजी में इराक़ जंग में हो गया टोनी ब्लेयर के साथ, वो उसको दोहराना नहीं चाहते। तो मैं समझता हूँ कि अमेरिका और यूरोप के रास्ते जुदा हो चुके हैं, लेकिन इसका मसला फ़लस्तीन से बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ इस वजह से नहीं है कि जब तक इन यूरोपीय ममालिक के लोग अपने हुक्मरानों को मजबूर नहीं करेंगे, इस तरह उन्होंने माजी में मजबूर किया है कि उन्होंने फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम किया है, जब तक हम ये नहीं कह सकते कि अमेरिका से अलहदा होने के बाद वो इसराइल की इस तरीके से हिमायत ख़त्म कर दें। सही। बहुत शुक्रिया डॉक्टर उसामा शफीक, सीनियर सियासी तज्ज़ियाकार हमारे साथ थे, और वो हमें बता रहे थे